हिंदी ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है द वेल्थ शेफ का सारांश। हमारी जिंदगी में पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाना, बचाना और बढ़ाना बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हम सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी न होने की वजह से जिंदगी भर पैसा कमाने के बावजूद आर्थिक तनाव में रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए? अगर हम अपनी इनकम को इस तरह मैनेज करें कि हमें कभी पैसों की कमी ही न हो। द वेल्थ शेफ किताब इसी का जवाब देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। इसे लिखा है एन विल्सन ने, जो खुद एक सफल इन्वेस्टर और फाइनेंशियल कोच हैं। उन्होंने इस किताब में पैसे को मैनेज करने की आसान लेकिन असरदार टेक्निक्स बताई हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ बदल सकता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सारांश सरल हिंदी में सुनाते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हर किताब की गहरी सीख को एक रोचक कहानी की तरह पेश किया जाए, जिससे आप सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में भी अपना सकें। इसी मकसद के साथ आज हम लेकर आए हैं द वेल्थ शेफ का सारांश, जिसमें हम आपको पैसे की सही मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट के जरूरी नियम और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सीक्रेट्स बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसा दोस्त या दुश्मन। हर्षित हमेशा पैसों की टेंशन में रहता था। सैलरी आते ही खर्चे पूरे करने में खत्म हो जाती और महीने के आखिरी दिनों में उसे उधार तक लेना पड़ता था। वह सोचता था कि शायद उसके पास पैसे कम हैं, इसलिए वह फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उसकी सोच बदलने वाली थी। एक दिन हर्षित की मुलाकात सौरभ से हुई। सौरभ पहले एक आम नौकरी पेशा इंसान था, लेकिन अब वह फाइनेंशियली फ्री बन चुका था। हर्षित को यकीन नहीं हुआ। कैसे? क्या तुम्हें कोई लॉटरी लग गई? उसने मजाक में पूछा। सौरभ मुस्कुराया। नहीं दोस्त, मैंने बस पैसा समझना सीख लिया। देखो, पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा। यह बस एक टूल है, जैसे चाकू। अगर इसे ठीक से इस्तेमाल करो तो खाना बना सकते हो, लेकिन गलत इस्तेमाल करो तो खुद को चोट भी पहुंचा सकते हो। असल दिक्कत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि तुम्हारा मनी माइंडसेट क्या है। हर्षित चौंक गया। मनी माइंडसेट? वो क्या होता है? सौरभ ने समझाया। अगर तुम पैसे को दुश्मन मानोगे तो वह तुम्हें हमेशा भागता हुआ ही लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे अपना दोस्त बना लोगे और समझदारी से मैनेज करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने से आएगा, लेकिन असल में सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपनाने से भी हम अमीर बन सकते हैं। हर्षित अब ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पैसा काम कैसे करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? हर्षित ने पूछा। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने पैसे को लेकर डर और गलतफहमियां छोड़नी होंगी। यह समझो कि पैसा तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाओ। और इसी के लिए मैं तुम्हें वेल्थ शेफ की पहली रेसिपी सिखाने वाला हूं। हर्षित उत्सुक था। अब वह सच में जानना चाहता था कि कैसे पैसा उसके लिए काम कर सकता है, न कि वह पैसे के लिए। सीख, पैसा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है। हमें अपने मनी माइंडसेट को बदलना होगा, ताकि हम पैसे के बारे में सही सोच विकसित कर सकें। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपनाने से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। अब आगे क्या? सौरभ ने हर्षित को एक रहस्य बताया। फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है। लेकिन वो क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 2, फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। हर्षित की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि पैसा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है। लेकिन सौरभ ने कहा था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का फॉर्मूला क्या है? हर्षित ने बेचैनी से पूछा। सौरभ ने एक सफेद कागज निकाला और उस पर 3 शब्द लिखे, अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग। अगर तुम इन 3 चीजों को सही से समझ गए तो तुम्हें जिंदगी में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। सौरभ ने समझाना शुरू किया। 1. अर्निंग अमीर बनने की पहली स्टेज है, पैसा कमाना। बिना इनकम के कुछ भी आगे बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कमाने पर फोकस करना काफी नहीं है। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है और तुम्हारे खर्चे भी 50,000 हैं, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर्षित ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो। मेरी सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। 2. सेविंग। सौरभ ने आगे समझाया, दूसरा स्टेप है सेविंग। लेकिन लोग इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पहले अपनी सैलरी से खर्च निकालते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन असलियत में पहले सेव करना चाहिए और फिर खर्च। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। हर्षित को यह नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन वह थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन कितनी सेविंग करनी चाहिए? कम से कम 20%। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है तो पहले 10,000 सेव करो और फिर बाकी 40,000 से अपने खर्च मैनेज करो। 3. इन्वेस्टिंग। अब सौरभ ने तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट बताया, इन्वेस्टिंग। अगर तुमने पैसा सिर्फ सेव किया और बैंक में रखा तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से 10 साल बाद वो पैसे उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितनी आज देते हैं। इसलिए पैसा ग्रो करना जरूरी है और इसके लिए इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन कहां इन्वेस्ट करें? हर्षित ने पूछा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और बिजनेस। तुम्हें अपने रिस्क और गोल्स के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनना होगा। फॉर्मूला। सौरभ ने फॉर्मूला कागज पर लिखा, अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ग्रो होंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। हर्षित की आंखें खुल गईं। उसने सोचा कि अब तक वह सिर्फ सैलरी बढ़ाने के पीछे भाग रहा था, लेकिन असली खेल इन्वेस्टिंग और सही पैसे की मैनेजमेंट का था। अब अगला सवाल, मुझे अपनी इनकम को इस तरह से कैसे मैनेज करना चाहिए कि फालतू खर्चों से बच सकूं और अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकूं? सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी मनी पाइपलाइन बनानी होगी। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे पैसे की फ्लो हमेशा बनी रहे। सीख, ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपनाना। पहले सेविंग करो, फिर खर्च करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अपनाओ। पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि वह खुद तुम्हारे लिए काम करे। अब हर्षित अपनी मनी पाइपलाइन बनाने के लिए तैयार था। लेकिन मनी पाइपलाइन होती क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 3, मनी पाइपलाइन बनाना। हर्षित अब समझ चुका था कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि सही मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, मैं अपनी इनकम को इस तरह से कैसे मैनेज करूं कि पैसे की कमी कभी महसूस न हो? सौरभ मुस्कुराया और बोला, इसके लिए तुम्हें अपनी मनी पाइपलाइन बनानी होगी। मनी पाइपलाइन? हर्षित ने उत्सुकता से पूछा। सौरभ ने समझाना शुरू किया, देखो, क्या तुमने कभी एक वाटर पाइपलाइन देखी है? अगर तुम्हारे पास कुआं है और तुम्हें रोज पानी निकालना पड़ता है, तो जब तक तुम मेहनत करोगे पानी मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक पाइपलाइन बना लो तो पानी खुद ही आता रहेगा, बिना मेहनत के। अब सोचो, अगर यही चीज पैसों के साथ हो जाए तो एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। सौरभ ने आगे बताया, अभी तुम जो काम कर रहे हो वह एक्टिव इनकम है, मतलब जब तक तुम काम करोगे पैसे मिलेंगे, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बनाओ जिससे बिना काम किए भी पैसा आता रहे तो उसे पैसिव इनकम कहते हैं। यही असली मनी पाइपलाइन है। कैसे बनाएं मनी पाइपलाइन? पैसिव इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं, सौरभ ने समझाया। यहां कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं।
1. स्टॉक्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अगर तुम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो कंपनियां तुम्हें डिविडेंड के रूप में हर साल कुछ पैसे देती रहेंगी। यह ऐसा है जैसे तुम किसी दुकान में पैसे लगा रहे हो और वह हर महीने तुम्हें प्रॉफिट का एक हिस्सा दे रही हो। 2. रियल एस्टेट से किराया कमाना। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है और तुम उसे किराए पर दे दो तो हर महीने तुम्हें बिना किसी काम के पैसे मिलते रहेंगे। 3. म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स। अगर तुम इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालो तो यह लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे और तुम बिना मेहनत के अच्छा पैसा बना सकते हो। 4. डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन बिजनेस। आजकल लोग ई बुक्स, कोर्सेस, यूट्यूब चैनल्स, एफिलिएट मार्केटिंग और कई डिजिटल चीजों से पैसे कमा रहे हैं। अगर एक बार सेटअप कर लो तो पैसा खुद आने लगता है। हर्षित को अब अपनी गलती समझ आई। अब तक वह सिर्फ सैलरी के भरोसे था, लेकिन सौरभ ने उसे समझा दिया था कि अगर उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसे ऐसी मनी पाइपलाइन बनानी होगी जिससे वह सोते हुए भी पैसा कमा सके। तो इसका मतलब मुझे धीरे धीरे अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना होगा? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल सही, सौरभ ने कहा। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार मनी पाइपलाइन बन गई तो तुम्हें जिंदगी भर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सीख, जिंदगी भर सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। पैसिव इनकम के सोर्स बनाना जरूरी है जिससे पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसी चीजें मनी पाइपलाइन बनाने में मदद कर सकती हैं। अब हर्षित एक्साइटेड था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया। अगर मैं अपनी इनकम को सही से मैनेज करना चाहता हूं तो मुझे अपनी सेविंग्स और खर्चों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? सौरभ ने हंसते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें सेविंग्स का पावर समझना होगा। जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 4, सेविंग्स का पावर, अमीर बनने की कुंजी। हर्षित अब समझ चुका था कि सिर्फ एक्टिव इनकम से जिंदगी भर अमीर नहीं बना जा सकता। उसे पैसिव इनकम के लिए मनी पाइपलाइन बनानी होगी। लेकिन उसे अब भी एक बड़ी समस्या दिख रही थी। पैसा कहां से आएगा जिससे वह इन्वेस्ट कर सके? मैं अपनी सैलरी से कैसे पैसा निकालूं? मेरा तो हर महीने पूरा खर्च हो जाता है, हर्षित ने चिंतित होकर पूछा। सौरभ मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे सेविंग को अपनी लाइफस्टाइल के बाद की चीज मानते हैं। लेकिन असल में सेविंग करना पहला स्टेप होना चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करो। सौरभ ने समझाया। लोग क्या करते हैं? सैलरी मिलती है, पहले सारे खर्चे निकालते हैं, रेंट, ईएमआई, बिल, खरीदारी, और जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन 90% मामलों में कुछ बचता ही नहीं। तो करना क्या चाहिए? हर्षित ने पूछा। सीधा और सिंपल रूल अपनाओ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही तुम्हारी सैलरी आए सबसे पहले अपने फ्यूचर यू को पैसा दो, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालो। कम से कम 20% इन्वेस्ट करो, फिर बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। कैसे करें सेविंग? 50-30-20 रूल अपनाओ। सौरभ ने आगे बताया। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। 50% जरूरी खर्चे, नीड्स, घर का किराया, खाने पीने का खर्च, बिजली पानी के बिल, ट्रांसपोर्ट आदि। 30% लाइफस्टाइल खर्चे, वॉन्ट्स, मूवी, ट्रैवल, शॉपिंग, बाहर खाना, एंटरटेनमेंट। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यह सबसे जरूरी हिस्सा है जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अगर तुम इस फॉर्मूले को अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाएगी। सीक्रेट, सेविंग्स को छुपाओ। हर्षित ने कहा। लेकिन मैं सेविंग्स शुरू करता हूं और फिर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है तो खर्च करना पड़ता है। सौरभ हंसा। यही दिक्कत सबके साथ होती है। इसका हल है अपनी सेविंग्स को छुपाना। मतलब अपने सेविंग्स अकाउंट को अलग रखो जहां से तुम उसे आसानी से खर्च न कर सको। इसे ऑटोमेटिक कर दो, जैसे हर महीने सैलरी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड।
इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। इसके अलावा हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो 6 महीने के खर्च के बराबर हो। इससे अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना न पड़े। हर्षित की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि ज्यादा बचाना और सही तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अगला कदम क्या है? हर्षित ने उत्सुकता से पूछा। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हें सेविंग्स का महत्व समझ आ गया है तो अगला स्टेप है पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करना कि वह तुम्हारे लिए खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। इसके लिए तुम्हें वेल्थ साइकिल्स समझनी होंगी। सीख, पहले खुद को भुगतान करो, पहले सेविंग करो, फिर खर्च करो। 50-30-20 रूल अपनाकर सही फाइनेंशियल बैलेंस बनाओ। सेविंग्स को ऑटोमेटिक और अलग अकाउंट में रखो ताकि खर्च करने का मन न हो। कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। अब हर्षित तैयार था अगले स्टेप के लिए, कैसे पैसा खुद अपने लिए पैसा बनाना शुरू कर सकता है। जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 5, पैसे को काम पर लगाना, वेल्थ साइकिल्स। अब हर्षित को समझ में आ चुका था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट और 50-30-20 रूल अपनाकर वह अपनी सेविंग्स और खर्चों का सही बैलेंस बना सकता है। लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब वह अपनी सेविंग्स को काम पर लगाएगा ताकि वह खुद कमाई कर सके। अच्छा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि सेविंग्स और खर्च कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर मैं इन सेविंग्स को काम पर नहीं लगाऊं तो ये सिर्फ एक जगह पड़े रहेंगे और ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, हर्षित ने कहा। सौरभ ने हंसी में कहा, बिल्कुल। अब जब तुम्हारे पास सेविंग्स हैं तो हमें उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। यह तब होगा जब तुम्हें वेल्थ साइकिल्स की समझ आएगी। वेल्थ साइकिल्स, पैसों का चक्र। साधारण शब्दों में वेल्थ साइकिल्स का मतलब है पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करना कि वह खुद से और पैसे पैदा करे, सौरभ ने समझाया। जब तुम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो वह उसके बदले में इंटरेस्ट, डिविडेंड्स या अप्रिशिएशन के रूप में पैसा वापस करता है। यह चक्र चलता रहता है और हर बार थोड़ा और बढ़ता है। हर्षित को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह कैसे काम करता है? मुझे उदाहरण दो। उदाहरण, पैसे को काम पर लगाना। सौरभ ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुमने अपनी 20% सेविंग्स को अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। पहले साल तुम्हारे निवेश पर 10% रिटर्न आया। तो अगर तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो तुम्हें 10,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अब अगला साल तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुम फिर 10% रिटर्न कमाते हो। इसका मतलब अगले साल तुम्हें 11,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो यह चक्र बढ़ता ही जाता है, है ना? हर्षित ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, सौरभ ने कहा। यह चक्र तब चलता रहता है जब तक तुम कंपाउंड इंटरेस्ट या डिविडेंड्स को समझदारी से अपने निवेश में डालते हो। जितना ज्यादा तुम इसे बढ़ाते हो उतना ज्यादा यह बढ़ता है। रियल एस्टेट में निवेश। लेकिन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा एक और बेहतरीन तरीका है पैसे को काम पर लगाने का, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा? हर्षित ने पूछा। रियल एस्टेट में तुम अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हो। मान लो तुम एक घर खरीदते हो और उसे किराए पर देते हो। अब हर महीने तुम्हें रेंट के रूप में पैसा मिल रहा है। इसके अलावा जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो तुम उसे बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकते हो। यह भी एक वेल्थ साइकिल ही है। म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड्स का चक्र। अगर तुम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो तुम कंपनियों में पैसे डाल रहे हो। कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं और उसका हिस्सा तुम्हें डिविडेंड के रूप में मिलता है। इस तरह तुम्हारा पैसा काम करता है और तुम्हें बिना कुछ किए फायदा मिलता है। टाइम द की टू वेल्थ साइकिल्स पर यह सब तभी काम करता है जब तुम्हें समय मिलता है, सौरभ ने गंभीरता से कहा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और डिविडेंड्स का फायदा तभी मिलेगा जब तुम धैर्य से काम लोगे और अपने पैसों को लंबे समय तक निवेशित रखोगे। हर्षित का आत्मविश्वास बढ़ा। तो इसका मतलब मुझे जितना हो सके उतना जल्दी पैसे को काम पर लगाना चाहिए,
ताकि वह समय के साथ और बढ़े? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल, सौरभ ने कहा। ध्यान रखना, समय सबसे बड़ा मित्र है जब बात पैसे को काम पर लगाने की आती है। जितना जल्दी तुम इसे शुरू करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। सीख। वेल्थ साइकिल्स का मतलब है पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करना कि वह खुद और पैसा कमाए। कंपाउंड इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के जरिए पैसे को बढ़ाना संभव है। रियल एस्टेट भी एक बेहतरीन तरीका है पैसे को काम पर लगाने का। समय ही सबसे बड़ा दोस्त है। पैसा जितना जल्दी काम पर लगेगा, उतना जल्दी बढ़ेगा। अब हर्षित तैयार था अपने पैसों को काम पर लगाने के लिए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? और किस जगह इन्वेस्ट करने से उसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 6, निवेश की दुनिया, कहां और कैसे लगाएं पैसे। हर्षित अब यह समझ चुका था कि पैसा केवल सेविंग्स और खर्चों के सही प्रबंधन से ही नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करने से भी बढ़ता है। लेकिन सवाल था, कहां निवेश करें? सौरभ ने उसे समझाया, निवेश की दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम उन विकल्पों को समझो और अपना रिस्क प्रोफाइल जानो। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहां ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन यह रिस्की भी हो सकता है, सौरभ ने कहा। इसके मुकाबले म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित होते हैं, क्योंकि वे कई स्टॉक्स में निवेश करते हैं और रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। रियल एस्टेट। अगर तुम लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो, तो रियल एस्टेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह स्थिर होता है और किराया भी मिलता रहता है। डिजिटल निवेश। आजकल लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्रिप्टो करेंसी और अन्य ऑनलाइन विकल्पों में भी निवेश कर रहे हैं। यह रिस्की हो सकता है, लेकिन सही रिसर्च से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सीख। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश के फायदे समझें। निवेश करते समय रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाना जरूरी है। अब हर्षित को समझ में आ गया था कि सही निवेश से ही पैसा बढ़ सकता है। अगला कदम था वह अपनी निवेश रणनीति कैसे बनाता है। चैप्टर 7, निवेश रणनीति बनाना, एक सशक्त शुरुआत। हर्षित अब यह समझ चुका था कि निवेश करने के कई रास्ते हैं, लेकिन सवाल यह था कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। अब मुझे अपनी निवेश रणनीति कैसे बनानी चाहिए? हर्षित ने सौरभ से पूछा। सौरभ ने उसे एक ठोस तरीका समझाया। निवेश की रणनीति बनाते समय 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए: लक्ष्य, समय और रिस्क प्रोफाइल। 1. लक्ष्य सेट करना। पहली बात, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सौरभ ने पूछा। मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता हूं और अपने पैसों को बढ़ाना चाहता हूं, हर्षित ने कहा। सौरभ ने आगे समझाया, बहुत अच्छा। अब यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे लक्ष्य का टाइम फ्रेम क्या है। क्या तुम 5 साल बाद घर खरीदने का सोच रहे हो या रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हो? 2. समय और रिस्क प्रोफाइल। अगर तुम जल्दी पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें ज्यादा रिस्क लेने होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य लंबी अवधि का है, तो तुम कम रिस्क के साथ स्थिर रिटर्न वाले विकल्पों पर ध्यान दे सकते हो, सौरभ ने कहा। तो मुझे कितनी रिस्क लेनी चाहिए? हर्षित ने पूछा। यह पूरी तरह से तुम्हारे लक्ष्य और टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है। अगर तुम जल्दी रिटायरमेंट चाहते हो, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हो, तो सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दो। 3. डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे अहम बात, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब तुम्हें अपनी पूंजी को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सौरभ ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम 50% पैसा स्टॉक्स, 30% म्यूचुअल फंड्स और 20% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। इस तरह तुम्हारी पूंजी सुरक्षित रहती है, क्योंकि हर निवेश का रिस्क अलग होता है। 4. नियमित समीक्षा। एक और अहम बात, अपनी रणनीति की नियमित समीक्षा करना। निवेश के फैसले समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए हर 6 महीने या साल में एक बार अपनी रणनीति का आकलन जरूर करो। सीख। लक्ष्य और समय को ध्यान में रखते हुए निवेश रणनीति बनाएं। अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही निवेश करें।
डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को कम करें। निवेश रणनीति की नियमित समीक्षा करें। अब हर्षित पूरी तरह तैयार था अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए। अगला सवाल था, क्या वह अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 8, पैसे की मानसिकता, अमीर बनने की सोच। हर्षित ने अपनी निवेश रणनीति बना ली थी, लेकिन सौरभ ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, पैसे की मानसिकता। सिर्फ पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना ही जरूरी नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही मानसिकता रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सौरभ ने कहा। 1. अमीरों की मानसिकता। सौरभ ने उदाहरण दिया, अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वे खर्च करने की बजाय अपने पैसों को ऐसे काम में लगाते हैं जिससे वो और पैसा कमाए। इसका मतलब खर्च करने के बजाय बचत और निवेश करना चाहिए? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल। अमीर लोग वेल्थ क्रिएशन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आम लोग वेल्थ कंजम्पशन में उलझ जाते हैं। 2. पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। सौरभ ने समझाया, पैसा अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ एक साधन है जिससे तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसों का असल उद्देश्य अपने सपनों को पूरा करना है, न कि उन्हें इकट्ठा करना। 3. डर और संकोच से बाहर आना। एक और बात, कभी भी निवेश करने में डर नहीं लगना चाहिए। डर और संकोच से पैसा नहीं बढ़ सकता। अगर तुमने रिसर्च किया है तो निवेश से होने वाले फायदे को देखो, न कि नुकसानों को। हर्षित अब समझ चुका था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सही रणनीतियां ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। 4. शिक्षा और जानकारी का महत्व। पैसे को लेकर हमेशा सीखते रहना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाओगे, सौरभ ने कहा। सीख, अमीरों की मानसिकता अपनाओ, पैसा खर्चने की बजाय उसे बढ़ाने पर ध्यान दो। पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। डर से बाहर आकर निवेश करो और अपने फैसले पर विश्वास रखो। फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राथमिकता दो। अब हर्षित को समझ में आ गया था कि पैसे को सिर्फ सही तरीके से लगाना ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता रखकर काम करना भी उतना ही जरूरी है। अगला सवाल था, क्या वह अपनी सोच को पूरी तरह बदल सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 9, पैसे की आदतें, अमीर बनने के लिए रोज की छोटी आदतें। हर्षित अब समझ चुका था कि पैसे को काम पर लगाना और सही मानसिकता रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन सौरभ ने एक और जरूरी बात बताई, पैसे से जुड़ी आदतें। हमारे जीवन में हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, सौरभ ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पैसे को सही दिशा में बढ़ाओ, तो तुम्हें कुछ अमीरों की आदतें अपनानी होंगी। 1. हर दिन बचत की आदत डालो। सबसे पहली आदत है हर दिन बचत करना। सौरभ ने कहा, जैसे तुम्हें खाना खाते वक्त यह आदत होती है कि कुछ भी छोड़ते नहीं, वैसे ही पैसे के मामले में भी हर दिन बचत करनी चाहिए। यह आदत कैसे डालूं? हर्षित ने पूछा। बहुत आसान है। जैसे ही तुम कोई आय पाओ, तुरंत उसका एक हिस्सा बचत और निवेश में डाल दो। यह आदत धीरे धीरे मजबूत होगी और तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। 2. खर्चों पर कड़ी नजर रखना। दूसरी आदत है खर्चों पर कड़ी नजर रखना। अक्सर लोग पैसे कमाने के बाद इसे खर्च करने में लगाते हैं और यह कभी नहीं समझ पाते कि उन्होंने क्या खर्च किया। अगर तुम इसे ट्रैक करोगे तो समझ पाओगे कि कहां कम खर्च किया जा सकता है। तो मुझे एक खर्चों का हिसाब रखना चाहिए? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है और कहां बचत हो सकती है। 3. लक्ष्य को हमेशा याद रखना। अमीरों की एक और आदत है अपने वित्तीय लक्ष्य को हमेशा याद रखना। जब भी तुम खर्च करने का मन करो या कोई नया शौक अपनाने का मन हो, तो एक पल रुककर अपने लक्ष्य को याद करो। क्या यह खर्च तुम्हारे लक्ष्य के लिए फायदेमंद है? 4. समय पर निवेश करना। पैसे से जुड़ी आदतों में एक और महत्वपूर्ण आदत है समय पर निवेश करना। अक्सर लोग निवेश को टालते रहते हैं,
यह सोचकर कि अभी समय नहीं है या अभी बचत नहीं हुई है। लेकिन जब तुम समय पर निवेश करते हो तो तुम्हारा पैसा बढ़ता रहता है। 5. शिक्षा में निवेश करना। अंत में अपने खुद के विकास में निवेश करो। जितना अधिक तुम सीखोगे उतनी बेहतर निवेश निर्णय ले पाओगे। सीख, हर दिन बचत करने की आदत डालें। अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। अपने वित्तीय लक्ष्य को हमेशा याद रखें। समय पर निवेश करें। अपने शिक्षा में निवेश करें। अब हर्षित समझ चुका था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सही निवेश और मानसिकता नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें भी जरूरी हैं। अगला सवाल था, क्या वह इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर 10, पैसे के साथ रिश्ते को समझना, धन के प्रति सही दृष्टिकोण। हर्षित अब तक अपनी निवेश रणनीतियों और आदतों को समझ चुका था, लेकिन सौरभ ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई, पैसे के साथ रिश्ते को समझना। अच्छा, अब तुमने पैसे को सही तरीके से काम पर लगाना सीख लिया है, अपनी मानसिकता बदल ली है और अच्छी आदतें भी डाल ली हैं। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, पैसे के साथ अपना रिश्ता। सौरभ ने कहा, 1. पैसे को नफरत नहीं, प्यार करो। कई लोग पैसे को बुरा मानते हैं या उनसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा सिर्फ एक टेंशन है, लेकिन सच यह है कि पैसा एक उपकरण है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो हमें पैसे से नफरत नहीं करनी चाहिए? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल, हमें पैसे को एक मित्र की तरह देखना चाहिए। वह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके साथ अच्छे रिश्ते की जरूरत होती है। 2. पैसे से जुड़े डर को छोड़ना। अक्सर लोग पैसे के बारे में डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने पैसा कमाया तो कहीं उनकी ईमानदारी पर सवाल न उठें या फिर कोई बुरा समय न आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा सिर्फ तुम्हारे फैसले का परिणाम है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। 3. धन को एक साधन के रूप में देखो। पैसा केवल एक साधन है किसी उद्देश्य को पूरा करने का। यह तुम्हारी खुशियों का स्रोत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुशी देने वाली चीजों को प्राप्त करने का एक तरीका है। सौरभ ने हर्षित को समझाया, जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम कभी भी पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाओगे। 4. पैसे को सही जगह पर लगाना। पैसा सही जगह पर लगाने से ज्यादा खुशी मिलती है। अगर तुम सिर्फ पैसा इकट्ठा करोगे और कभी उसका सही उपयोग नहीं करोगे तो वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। 5. दान और सामाजिक जिम्मेदारी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दान करना और समाज की मदद करना। यह पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हो और यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। सीख, पैसे से नफरत न करें, उसे एक मित्र की तरह अपनाएं। पैसे से जुड़े डर को छोड़ें और आत्मविश्वास के साथ काम करें। पैसे को एक साधन के रूप में देखें, न कि जीवन का उद्देश्य। पैसे को सही जगह पर लगाकर संतुष्टि प्राप्त करें। दान और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखें। अब हर्षित ने पूरी तरह से समझ लिया था कि पैसे से केवल सही तरीके से काम नहीं लेना, बल्कि उसके साथ एक सही रिश्ता भी बनाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल था, क्या वह अपनी सोच को पूरी तरह लागू कर पाएगा और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर 11, सफलता के रास्ते पर कदम दर कदम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। हर्षित अब तक कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और आदतों को समझ चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, क्या अब वह अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है? सौरभ ने उसे एक अंतिम सलाह दी, अब समय है कदम दर कदम अपने लक्ष्यों को पूरा करने का। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम लगातार सही दिशा में काम करते हो तो तुम वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हो। 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना। सौरभ ने कहा,
तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा वित्तीय लक्ष्य क्या है। क्या तुम रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हो, एक घर खरीदने के लिए योजना बना रहे हो, या फिर किसी अन्य बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो? मैं एक बड़ा घर खरीदने का सोच रहा हूं और रिटायरमेंट के लिए भी पैसे जोड़ना चाहता हूं, हर्षित ने कहा। सौरभ ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अब यह जानना जरूरी है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितना धन चाहिए और उसे पाने के लिए तुम्हें किस तरह का निवेश करना होगा। 2. छोटे कदमों में काम करना। अभी तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यह याद रखना कि छोटे कदमों में काम करना ज्यादा प्रभावी होता है। सौरभ ने समझाया, अगर तुम छोटे छोटे लक्ष्य तय करोगे और उन्हें हासिल करोगे तो तुम बड़ी सफलता तक पहुंच सकते हो। जैसे मैं अपनी मासिक बचत को हर महीने बढ़ाऊं, हर्षित ने पूछा। ठीक है। और निवेश को भी समय पर करने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे निवेशों में बढ़ोतरी हो रही है। 3. वित्तीय अनुशासन रखना। अब सबसे अहम बात, वित्तीय अनुशासन। सौरभ ने कहा, तुम्हें अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा, बिना किसी अनावश्यक खर्चे के, और अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। यह अनुशासन तुम्हें लंबे समय तक सशक्त बनाए रखेगा। तो मुझे अपने बजट पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, हर्षित ने पूछा। बिल्कुल। अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना और बिना सोचे समझे खर्चों से बचना बहुत जरूरी है। 4. जोखिम और अवसर के बीच संतुलन। जब तुम निवेश करते हो तो हमेशा याद रखना, जोखिम और अवसर के बीच संतुलन। सौरभ ने कहा, अगर तुम सिर्फ सुरक्षित रास्ते पर चलते हो तो रिटर्न बहुत कम मिलेगा, और अगर तुम ज्यादा जोखिम उठाते हो तो नुकसान भी हो सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों के बीच संतुलन बनाओ। 5. सफलता का जश्न मनाना। जब तुम अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल करोगे तो उन्हें मनाना न भूलना। सफलता का जश्न मनाने से तुम्हारा मनोबल बढ़ता है और तुम्हारी यात्रा और भी प्रेरणादायक हो जाती है। सीख, स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करें। छोटे कदमों में काम करें, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर हासिल करें। वित्तीय अनुशासन रखें और खर्चों पर कड़ी नजर रखें। जोखिम और अवसर के बीच संतुलन बनाकर निवेश करें। सफलता का जश्न मनाएं और अपनी यात्रा को प्रेरणादायक बनाएं। अब हर्षित पूरी तरह से तैयार था अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे लागू करने का समय आ गया था। अगला सवाल था, क्या वह अपनी यात्रा पर लगातार टिके रह सकेगा और अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 12, धन की रक्षा करना, अपनी संपत्ति को सुरक्षित कैसे रखें। हर्षित अब अपनी निवेश यात्रा पर निकल पड़ा था, लेकिन सौरभ ने उसे एक और जरूरी बात बताई, धन को सिर्फ कमाना और निवेश करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुमने सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख लिया, लेकिन अगर तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करोगे तो अचानक आने वाली समस्याएं तुम्हें पीछे धकेल सकती हैं, सौरभ ने समझाया। 1. इमरजेंसी फंड बनाना। सबसे पहला कदम इमरजेंसी फंड तैयार करना। मतलब, हर्षित ने पूछा। मतलब, तुम्हारे पास कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर पैसे का एक फंड होना चाहिए जो किसी भी आपात स्थिति में काम आए। अगर कभी नौकरी चली जाए, कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाए या कोई और संकट आ जाए तो यह फंड तुम्हारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं होने देगा। 2. सही इंश्योरेंस लेना। क्या तुम्हारे पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है? सौरभ ने पूछा। नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, हर्षित ने जवाब दिया। यही तो गलती है। इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है। मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनहोनी की स्थिति में यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। बिना इंश्योरेंस के तुम्हारी सारी बचत एक झटके में खत्म हो सकती है। 3. सही कानूनी दस्तावेज तैयार रखना। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हारी संपत्ति का क्या होगा? सौरभ ने पूछा। नहीं, इस बारे में मैंने नहीं सोचा, हर्षित ने कहा। इसीलिए वसीयत, विल बनाना और सही कानूनी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है।
इससे तुम्हारी संपत्ति सही हाथों में जाएगी और कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा। 4. धोखाधड़ी और गलत निवेश से बचाव। कई बार लोग जल्द पैसा कमाने के लालच में फ्रॉड स्कीम्स और गलत निवेश में फंस जाते हैं। तुम्हें हमेशा अपने निवेश की अच्छे से जांच करनी चाहिए और किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। तो क्या मैं बिना सोचे समझे किसी भी स्कीम में निवेश नहीं करूं? हर्षित ने पूछा। बिल्कुल नहीं। कोई भी ऑफर जो असलियत से ज्यादा अच्छा लगे वह शायद एक जाल हो। हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह लो। 5. संपत्ति को सही तरह से वितरित करना। अगर तुम्हारे पास निवेश और संपत्ति है तो तुम्हें उसे सही तरीके से मैनेज भी करना चाहिए। कभी भी सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। इसे अलग अलग एसेट्स में निवेश करो ताकि रिस्क कम हो और तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित रहे। सीख इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि किसी भी मुश्किल समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। सही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेकर खुद और अपने परिवार को सुरक्षित करें। कानूनी दस्तावेज जैसे वसीयत तैयार रखें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। जल्द पैसा कमाने की स्कीम्स से बचें और सही रिसर्च के बाद ही निवेश करें। अपनी संपत्ति को अलग अलग निवेश माध्यमों में वितरित करें ताकि रिस्क कम हो। अब हर्षित को समझ आ गया था कि सिर्फ पैसे कमाना और बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। अगला सवाल था, क्या वह इन सभी सुरक्षा उपायों को सही तरीके से लागू कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। चैप्टर 13, फ्रीडम माइलस्टोन्स, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वाले चरण। हर्षित अब तक पैसे कमाने, निवेश करने और संपत्ति की सुरक्षा करने के बारे में सीख चुका था, लेकिन सौरभ ने उसे बताया कि असली खेल अब शुरू होता है। वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए माइलस्टोन्स, मील के पत्थर सेट करना। हर सफर में कुछ पड़ाव होते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता का सफर भी अलग नहीं है, सौरभ ने समझाया। अगर तुम जानते हो कि कौन कौन से स्टेज पार करने हैं तो यह सफर आसान हो जाता है। 1. निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। पहला स्टेज होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा। मतलब? हर्षित ने पूछा। मतलब कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हारे जरूरी खर्च जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्च और बिल्स बिना किसी तनाव के पूरे हो सकें। यह वह स्थिति होती है जहां अगर तुम कुछ महीनों तक काम न भी करो तो भी तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। इसे कैसे हासिल किया जाए? इसके लिए एक इमरजेंसी फंड, सही निवेश और स्थिर आय के स्रोत जरूरी हैं। 2. फाइनेंशियल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक। अगला स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। यानी मुझे अब कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि तुम्हारी पैसिव इनकम यानी निवेश से आने वाली आय इतनी हो कि तुम्हारे सारे खर्च आसानी से पूरे हो सकें। तो मुझे ऐसी इनकम सोर्सेज बनानी होंगी जो बिना मेहनत के पैसे देती रहें। हाँ, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, बिजनेस से रॉयल्टी और कंपाउंडिंग वाले निवेश। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फाइनेंशियल एबंडेंस तक। अब आखिरी स्टेज है फाइनेंशियल एबंडेंस, वित्तीय समृद्धि। यह क्या होता है? हर्षित ने उत्सुकता से पूछा। यह वह स्थिति होती है जहां तुम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी पैसे खर्च कर सकते हो बिना चिंता किए। मतलब कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल जी सकते हो और समाज में योगदान कर सकते हो। 4. इन माइलस्टोन्स तक पहुंचने की रणनीति। सौरभ ने समझाया कि इन तीनों स्तरों तक पहुंचने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी फंड बनाओ, खर्चों को सीमित करो, स्टेबल इनकम सोर्स तैयार करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए निवेश को बढ़ाओ, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ, कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए निवेश को सही रूप से मैनेज करो, स्मार्ट तरीके से खर्च करो, समाज और दूसरों की मदद करो। सीख फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहला माइलस्टोन है जहां तुम्हारे जरूरी खर्च कवर हो सकें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है
जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाती है। फाइनेंशियल एबंडेंस तब आती है जब तुम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। हर स्टेज के लिए एक मजबूत योजना और अनुशासन जरूरी है। अब हर्षित को पता था कि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही रणनीति के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के हर स्टेज तक पहुंचना है। लेकिन क्या वह इन माइलस्टोन्स को हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वेल्थ शेफ का अगला चैप्टर। तो दोस्तों, द वेल्थ शेफ हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि सही तरीके से मैनेज और ग्रो करने की कला है। अगर हम सही फाइनेंशियल आदतें अपनाते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, तो हम भी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ हिंदी ऑडियो बुक पर हम आपके लिए ऐसी ही शानदार किताबों की ऑडियो समरी लाते रहते हैं, ताकि आप आसानी से सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब की समरी कवर करें, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करें, समझदारी से खर्च करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय करें।